हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी सामान्य जागरूकता अध्यायवार कराने जा रहे हैं। इतिहास, प्राचीन इतिहास, पाषाण काल। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण। तो ताम्रपाषाण है जो पाषाण युग का नहीं है। आंसर सी। इसकी थ्योरी। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? ऑप्शन ए 1955 से 56 में, बी 1957 से 58 में, सी 1954 से 55 में, डी 1953 से 54 में। तो इसका आंसर होगा 1957 से 58 में हुई थी। थ्योरी। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा 1957 से 58 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, बी मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो इसका आंसर होगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिणी पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यह उत्तर पुरापाषाण व ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा, बाघ गुफा। इसका आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिलों में स्थित है। एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, बी धातु युग काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, सी नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, डी मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल। तो इसका आंसर होगा ए, सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने
लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। अच्छा, अगला है टॉपिक सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ऑप्शन ए जयपुर से, बी सौरतगोई से, सी नागेश्वर, डी रोपड़। तो नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? ऑप्शन ए कोट दीजी, बी बनावली, सी बालू, डी रोपड़। आंसर, तो इसका आंसर होगा रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के 7 पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए रोडोनाइट, बी गोल्डन रूटाइल, सी सिस्टएटाइट, डी सेलेनाइट। तो इसका आंसर होगा सिस्टएटाइट। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल खड़ी से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्र में लिपि में लिखी गई हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। धोलावीरा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का पहला स्थल है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए गुप्त अवधि, बी मगध अवधि, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी चालुक्य अवधि। तो इसकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का एक विशाल था वृत्ताकार टैंक, बेलनाकार टैंक, त्रिभुजाकार टैंक, आयताकार टैंक। तो ये था आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज
राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? ऑप्शन ए झेलम, बी व्यास, सी चेनाब, डी रावी। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा। तो यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रहने का स्थान, बी बाजार स्थल, सी मृतकों का टीला, डी पसंदीदा शहर। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है डेड ऑफ, यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा, बी पंजाब, सी बलूचिस्तान, डी सिंध। तो सिंध में। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा से में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी नागेश्वर, सी हड़प्पा, डी चंदूहड़ो। तो आंसर है चंदूहड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सेंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुककर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि ये मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो सबसे पहले हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, बी रंगपुर, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी।
हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का द्योतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? ऑप्शन ए बालाथल, बी खांडिया, सी धोलावीरा, डी मांडा। तो धोलावीरा गुजरात में पाया गया है। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, उरुक। तो इसमें उरुक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धोलावीरा, सी कोट दीजी, डी लोथल। तो इसका आंसर होगा धोलावीरा में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित। इसकी खोज जेपी जोशी 1967-68 ने। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलकड़ी की मोहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। पुरातात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात। तो ये सुरकोटड़ा है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा गुजरात राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है और रोपड़ पंजाब में है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी राखाल दास बनर्जी, डी रेम व्हीलर। तो इसका आंसर होगा रेम व्हीलर। सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों का रखरखाव करना है।
यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती हैं। सिंधु नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विद द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए S.R. राव, बी बीबी लाल, सी R.D. बनर्जी, डी दयाराम साहनी। तो R.D. बनर्जी के द्वारा की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.41 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नगरी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईस्वी BC के आसपास विकास किया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, डी भारत और चीन। तो इसको पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है हड़प्पा को। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, बी स्थानीय परिवहन प्रणाली, सी ईंट के बने भवन, डी प्रशासनिक प्रणाली। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ईंट के बने भवन थे। यहाँ विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटों एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता थी, बी लोहायुगीन सभ्यता, सी अक्षयुगीन सभ्यता, डी कांस्ययुगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर और स्वास्तिक। तो इसमें विष्णु की नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की
पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980 में। वर्ष 1980 में ईस्वी में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया और 1990 ईस्वी में RS वशिष्ठ ने धोलावीरा में उत्खनन को प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ऑप्शन ए बैल, बी शेर, सी लोमड़ी, डी हिरण। आंसर है बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी एवं बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनकी व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो बालाकोट, मांडा, चंदूड़ो, नागेश्वर। तो मांडा इसका आंसर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कला के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियाँ के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनूदड़ों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं और चूड़ियाँ, करछियाँ व पिचकारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वैदिक सभ्यता, वेद सिविलाइजेशन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मंडल, अनुदत्त, सी सूक्त, डी पदपथ। तो इसको माना जाता है मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन ए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों और ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहितों को होर्त कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ हैं एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कल्प, बी छंद, सी व्याकरण, डी निरुक्त।
तो वह है निरुक्त। वेदों के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क है। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो है ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी भगवद गीता, डी मत्स्य पुराण। तो ये है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, कला एवं संगीत से, युद्ध कौशल से। तो यह होगा युद्ध कौशल से। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऑप्शन ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। तो यह सामवेद है जो संगीत का जनक है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ है गान से। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो यह है अथर्ववेद से संबंधित। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है।
भारत की राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ऑप्शन ए 1500 से 500 बीसी, 336 से 323 बीसी, 3000 से 2600 बीसी, 550 से 323 बीसी। तो 1500 से 500 बीसी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान और सत्य। तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ये हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए यजुर, ऋग, साम, अथर्व। तो ये दिया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। महाजनपद काल। नेक्स्ट टॉपिक, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार गुप्त, राजा चोल, कनिष्क कुषाण वंश। तो ये है बिंदुसार जो गुप्त, ये गलत है। बिंदुसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हरेक वंश की स्थापना की थी। इससे के पूर्व यह बृहद्रथ का शासन था। बिंदुसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंदुसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री सेलिना, कौशल राज प्रेसनिजित की बहन महाकौशला तथा मर्द्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी थी? वैशाली, राजगीर, उज्जैन, कौशाम्बी। तो मगध की राजधानी राजगीर थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह यानी राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में राजगीर, गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बनाई थी। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और काशी। तो कौशल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म। 19वीं शताब्दी में निर्मित
अजमेर का सोनजी की नसिया मंदिर को समर्पित है? भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान महावीर, भगवान चंद्रप्रभा। तो भगवान ऋषभदेव को 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का जो मूल नाम है वो वर्धमान है। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर का जन्म प्राचीन वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थकर, बसादिश। तो इनको बसादिश कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादिश कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव तथा 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए हैं। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था? गोमतेश्वर, पारसनाथ, ऋषभ और महावीर। तो महावीर 24वें जैन तीर्थकर महावीर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य विशाल है, जिनमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, किस धर्म से? तो त्रिरत्न है वो सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी धर्म। तो ये जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। अच्छा, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी ऐसी है? इस्लाम में कुरान, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म में उपनिषद और ईसाई धर्म में बाइबल। तो जैन साहित्य
का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाग्गम्य के अभिन्न अंग हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाअभिनिष्क्रमण और निरंजन। तो उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे प्रथम, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संचालित की गई थी। मुंडा, कालाशोक, सुनीदा, अनुरुद्ध तो बौद्ध धर्म की संगतियाँ तथा उनके समकालीन शासक निम्न है। तो कालाशोक के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, समकालीन शासक अजातशत्रु के समय स्थान राजगृह। द्वितीय संगति सबाकामी कालाशोक के समय वैशाली में। तृतीय संगति मोगाली पुत्र अशोक के पाटलिपुत्र। चतुर्थ वैद्य संगति वसुमित्र कनिष्क के समय राजधानी कुंडलवन में स्थित है। तो यह हैं बौद्ध संगतियाँ। तो इनका ट्रिक्स है, राजा ने वैशाली को पटाई कश्मीर में, यानी कि राजा ने वैशाली को पटाई कश्मीर में। तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, वह दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, सी कुंडलवन कश्मीर, वो डी चतुर्थ यानी कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। ऑप्शन दीपवंश, सुत्त पिटक, महावंश, विनय पिटक। तो भिक्षुणियों के द्वारा जो है संग है वो है सुत्त। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुदक निकाय का एक हिस्सा है, यानी सुत्त पिटक में, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिवर भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पिटकों में से अभिधम पिटक से संबंधित है। ऑप्शन सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों से, बी बुद्ध की शिक्षाओं से, सी दार्शनिक मामलों से, डी संघ में शामिल होने वालों के नियमों से। जो अभिधम पिटक है वो है दार्शनिक मामलों से संबंधित। तो इसकी थ्योरी है, अभिधम पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में हुए तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र ने किया था। ये हीनयान थे। अभिधम पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। इन सप्त प्रकरण कहा जाता है धम्म सगनी, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंक्ति कथा, वत्तुता, यमक पठार, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वत्थु
है जिसकी रचना स्वयं मोगलीपुत्र ने किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो आत्मज्ञान प्राप्त किया था बोध गया नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुत्त पिटक ये बुद्ध का जीवन चरित्र है। बी ये मगध के शासक और बुद्ध की बीच की बातचीत से संबंधित है। सी ये श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है। डी यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो इसका आंसर होगा यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसकी थ्योरी, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। और अभिधम पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म से के पथ है। तो ये बौद्ध धर्म के पथ है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। सारनाथ में, धौली, नागार्जुन हिल्स, बराबर हिल्स। तो यह सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ में अशोक का सिंह, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धमिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूल गंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो बोधिसत्व की अवधारणा है जो महायान बौद्ध धर्म के शाखा से संबंधित है। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महायान दया से प्रेरित वेदिचित जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धित्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी ऋषभदेव, सी महावीर जैन, डी गुरु गोविंद सिंह। तो ये है जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध
ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांत के रूप में मिलते हैं। इन सभी को पाली भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, आदित्य परिय सूत्र, सी अनाथ लक्षण सूत्र, डी भाजल सूत्र। तो इसका आंसर है आदित्य पर्याय सूत्र। आदित्य पर्याय सूत्र को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र पाली में तथा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया प्रथम उपदेश संग्रहित है। अनाथ लक्षण सूत्र पाली या अनाथमल्त सूत्र संस्कृत में को पारंपरिक रूप से गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए दूसरे प्रवचन के रूप में दर्ज किया गया, जिससे पंचवर्गीय सूत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है 5 लोगों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं साहित्यिक रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की थी। इनका जन्म लगभग बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरितम महाकाव्य के लेखक अश्वघोष हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2री शताब्दी में हुई। इस महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धित्व प्राप्ति का वर्णन। अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद काव्यम, गंडी स्तोत्र गाथा, सारिपुत्र प्रकरणम आदि। नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी में तथा मृत्यु लगभग 250 ईस्वी में हुई थी। हेमचंद्र श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात में अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1028 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। हेमचंद्र राजा सिद्धराज जयसिंह की सभा में कवि थे। इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में अनहिलवाड़ा पाटन में हुई थी। इनकी प्रमुख रचना सिद्धेहिम शब्दानुशासनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बोध गया, सारनाथ, ग्वालियर, कुशीनगर। तो यह ग्वालियर नहीं है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। बोध गया बौद्धों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बुद्ध को यही पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
सारनाथ बनारस के पास स्थित बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त हुआ था। दिए गए विकल्पों में ग्वालियर का संबंध बौद्ध तीर्थ स्थल से नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी ज्योति प्रकाश कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया तथा मौसी प्रजापति गौतमी थी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है। तो भिक्षु के लिए विनय पिटक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति मखली पुत्र तीस्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो पवित्र स्मृति चिन्हों को रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे। स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में 100 समाधियों को मिट्टी के थुओं या टीलों के रूप में बनाया जाता था। इन्हीं 100 समाधियों को स्तूपों का आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था। बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान तो भैया गया नामक स्थान पर यानी बोध गया में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की एज में उरुवेला में बोधि यानी पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। मलेशिया, श्रीलंका, चीन, नेपाल। तो भाई श्रीलंका के अंदर दांत का मंदिर स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित कैंडी के पूर्व राजशाही के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। बोरोबुंडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इंडोनेशिया में है। बोरोबुंडुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के
मेगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज की भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो वो है धमेक स्तूप सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध की उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं: विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। थैंक यू वेरी मच। आज का चैप्टर इतना ही।